टिकट फाइनल था रविंद्र सिंह भाटी का शिव से, और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी का फाइनल था, फिर भी एंड वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। और उम्मीद राम बेनीवाल भी आज बैतूल विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। निसंदेह भाजपा के लिए मुसीबतें तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों मजबूत दावेदार हैं, तो भाजपा के लिए मुसीबतें तो होनी है। भाजपा की अगर जो विधान लोकसभा की टिकट यदि किसी नए व्यक्ति को जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, आश्चर्य नहीं होगा अगर भाजपा और निर्दलीय की टक्कर हो जाए तो। जी नमस्कार, आप देख रहे तिनका टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, अब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार चेतन जी शर्मा। नमस्कार। नमस्कार चेतन जी, बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे जी, जो क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो उस पर बात करेंगे। क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या वास्तविक धरातल पर वर्तमान किस पार्टी की मजबूती है, उस पर बात करेंगे। पहले अपन बात करें जिस प्रकार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस दोनों की माने तो लगभग हार हुई है, क्योंकि जहाँ निर्दलीय जीते हैं वहां पर इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बाड़मेर जिले के अंदर कुछ सीटों पे ये आंकड़े निकल कर आए जहां निर्दलीय लोग विजयी रहे और जनता ने उनको समर्थन दिया। जी, वो चीज़ें जब टिकट वितरण हुआ तभी से वो समीकरण दिखाई दे रहे थे जी, क्योंकि जो टिकट वितरण हुआ उसमें उन लोगों को दरकिनार किया गया जो बाद में निर्दलीय निकल कर आए जी, और उनकी जनता के प्रति जो उनका जुड़ाव रहा है और जनता का उनके प्रति जो समर्थन रहा है वो चुनावों से पहले ही नज़र आ चुका था। लेकिन यहाँ टिकट वितरण में कुछ चूक कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से रही और वो जो भाजपा के बागी थे वही लोग निर्दलीय निकल कर आए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी कहीं पर ऐसे थे जहां पर जमानत तक जब्त हो गई थी। जी हाँ, ऐसी स्थितियां रही। वो उन्हीं स्थितियों में रही जब वहाँ जो भाजपा के बागी जो निकले थे वही लोग निर्दलीय आए और उन्हें जनता ने एक तरफा समर्थन दिया। जी, आप क्या मानते हैं कि जैसे बीजेपी अभी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन निर्दलीय विधानसभा में जैसे टिकट फाइनल था रविंद्र सिंह भाटी का शिव से, और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी का फाइनल था, फिर भी एंड वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। फिर भी लोगों ने वोट ये जान के दिया कि भाई ये जीतने के बाद बीजेपी में आएंगे, लेकिन अब तक बीजेपी ने इनको स्वीकार नहीं किया है, बीजेपी में गए नहीं है। इसका क्या कारण? देखिए, इसके पीछे ये राजनीति है, ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ रहते हैं। किसे स्वीकार नहीं किया गया ये तो अंदर की बातें हैं जी, इसके बारे में कोई भी सटीक कमेंट करना अनुचित होगा। जी, कई सारे आपसी तालमेल के लिए कुछ आशाएं होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है। जो अपेक्षाओं में तालमेल बैठता है तो दो लोगों का जुड़ाव हो सकता है। जी, तो इन लोगों का शायद जो अपेक्षाएं हैं जो पार्टी की इनसे या इनकी पार्टी से उसमें तालमेल नहीं बैठ पाया। आशा लोगों को थी कि जैसे ये लोग जीत के निकलेंगे तो निश्चित रूप से वापस भाजपा में आएंगे, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे पार्टी की अंदरूनी क्या नीति है वो तय करती है इस चीज़ को। प्रियंका चौधरी को अभी कॉलेज के कार्यक्रम में बुलाया नहीं था, पर निस्संदेह अब तक बीजेपी में गए नहीं है, बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है। रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा में कह चुके हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम नहीं है, तो इसका अब तक ये माना जाएगा अब तक किसी भी पार्टी में नहीं है। और उम्मीद राम बेनीवाल भी आज बैतूल विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। पार्टी के से हटकर भी आरएलपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उम्मीद राम जी की अलग पहचान बनी है। तो ऐसा अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ऐसी चल रही है कि उम्मीद राम बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी तीनों अलग अलग टिकड़ी बना गए हैं और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। देखिए, यदि ये तीनों उम्मीदवार इकट्ठे होकर लोकसभा में उतरते हैं एक दूसरे को समर्थन देते हुए, तो निसंदेह भाजपा के लिए मुसीबतें तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों मजबूत दावेदार हैं जी, और यदि ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में इनका बढ़िया वर्चस्व है जी। इनका पर्सनल वोट बैंक है, निजी इनका वोट बैंक है। तो निजी वोट बैंक इन्हीं के साथ है, इन्हीं के पीछे है और बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात उसमें से इनके साथ बाद में भी दिखाया जा सकता है। यदि ये तीनों इकट्ठे होते हैं और मैदान में आते हैं तो भाजपा के लिए मुसीबतें तो होनी है।
हालांकि अभी कांग्रेस में कोई संभावित उम्मीदवार दिख नहीं रहा है, और बीजेपी में किला चौधरी के अलावा फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहे हैं। और पहले ऐसी भी चर्चा थी कि मानवीर सिंह जी बीजेपी में आएंगे, लेकिन अभी उनके हादसा हो गया, तो अभी ये कहना अपन मुश्किल है, नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कांग्रेस से उम्मीदवार एक सोनाराम चौधरी चुनाव लड़े, हेमाराम जी चुनाव लड़े, तो इनमें दोनों में से भारी कौन पड़ सकते हैं? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें और धरातल के वोट बैंक की जो आम जन के अंदर चर्चा क्या है, उस पर अगर हम जाएं, जो कि हमारा काम है, हम उसी पे कुछ कह सकते हैं। हमारा निजी तो कोई राय होती ही नहीं है। जी जी। तो उसके अनुसार ये लग रहा है कि हेमाराम जी अलग संन्यास ले चुके हैं, लेकिन राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। यदि वो आते हैं, जैसा कि चर्चाएं लोगों में, तो यदि वो आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी छवि उनकी आमजन में ज्यादा मजबूत छवि है। और सोनाराम जी की बात करें तो सोनाराम जी भी बड़े नेता हैं, बहुत बार पदों पर रह चुके हैं, विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा से भी रहे हैं। परंतु एक तो उनका बार बार पार्टी बदलना, हाँ, इस चीज ने अब लोगों पर नेगेटिव छाप छोड़ दी। क्योंकि इस बार जब उन्होंने पार्टी छोड़ के दल बदला, तो उसके बाद उनकी तुलना जो है अब नीतीश कुमार से की जाती है जी। और दूसरा, अपने क्षेत्र में वो बहुत मजबूत हैं। एक दल विशेष में, एक समुदाय विशेष में उनकी बहुत गहरी पकड़ है। पर ओवरऑल, क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरे क्षेत्र का होता है, एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं रहती, यहाँ एक जिले की भी बात नहीं रहती जी। बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ कवर होता है और सभी समुदाय उसमें शामिल होते हैं, सभी समुदायों की उसमें महत्व रहता है। तो उसको देखते हुए हेमाराम जी तुलनात्मक ज़्यादा मजबूत नजर आ सकते हैं। रविंद्र सिंह जी बाटी की यदि बात करें, माना कि बाई चांस, क्योंकि राजनीति में कब क्या होता है कोई पहले कह नहीं सकते, तो यदि रविंद्र सिंह बाटी बीजेपी में आ जाते हैं और इनको यदि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर दी जाए तो? देखिए, ये मैं खुद भी आपसे कहने वाला था कि ये राजनीति है, और ख़ास तौर पे ये वर्तमान जो भाजपा है, वर्तमान भाजपा अंदेशों से, उम्मीदों से, कयासों से बिल्कुल परे होती है। आज हम देख पा रहे हैं कि अब भाजपा में कल क्या होगा ये केवल कुछ ही लोगों को पता होता है जी। तो ये अंदर के पत्ते हैं, और इस चीज़ की संभावना भी है जी। हो सकता है कि ऐसा नया करिश्मा, क्योंकि जहाँ तक चर्चाओं की बात करें तो जो चर्चाएं मार्केट में है, भाजपा की अगर जो विधान लोकसभा की टिकट यदि किसी नए व्यक्ति को जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, जो कि मुख्यमंत्री बनाना है, राज्यपाल बनाना है, राष्ट्रपति बनाना है, तो बीजेपी अचानक नाम खोलती है, मीडिया में सभी कयास, मीडिया के कयास धरे रह जाते हैं। बिल्कुल, ये वर्तमान भाजपा की जो रणनीति कह सकते हैं, जो परिस्थितियां ये है, तो उसके अनुसार लोकसभा में भी एक नया परिवर्तन देखा जा सकता है। इसकी संभावनाएं गुप्त रूप से हैं। अभी बाड़मेर जैसलमेर में माना जाए कि यदि तीसरा स्तंभ बन के उभरे निर्दलीय, और बीजेपी कांग्रेस अलग लड़े और ये भी लड़े, तो क्या इसके समीकरण सेट हो सके? जैसे रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल अलग हो जाए बीजेपी कांग्रेस दोनों से, और बीजेपी कांग्रेस भी अपने स्तर पर लड़े, तो क्या समीकरण सेट हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो जब तक भाजपा और कांग्रेस की टिकटें साथ में तय नहीं होती, तब तक इस बारे में कुछ सटीक रूप से कहना उचित नहीं होगा। फिर भी वर्तमान स्थिति को परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से यदि ये तीन लोग इकट्ठे होकर एक अलग क्षेत्र से, मतलब एक अलग उम्मीदवार अपना उम्मीदवार लगाते हैं और निर्दलीय के रूप में सामने आते हैं जी, तो उस स्थिति में आश्चर्य नहीं होगा अगर भाजपा और निर्दलीय की टक्कर हो जाए तो। जी। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर में जाट राजपूत ही जीत सकते हैं, या जाट या राजपूत। तो इससे आप क्या मायने रखते हैं? जैसे पूर्व डीजीपी सांगाराम जहांगीर भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि जाट राजपूत के अलावा किसी को भी टिकट दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा कहना कि यहाँ जाट और राजपूत ही जीत सकते हैं मेरे विचार से उचित नहीं है। अन्य व्यक्ति भी यदि आता है, जैसे आपने कहा सांगाराम जहांगीर यदि जो पूर्व डीजीपी रहे हैं और समाज के सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब आते हैं तो निस्संदेह लोगों का एक अलग उनके साथ समर्थन नज़र आता है। खास तौर पे उनकी बैकग्राउंड क्या रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे पद पर रह चुका व्यक्ति और यदि एक साफ छवि का व्यक्ति आता है तो आज की जो राजनीति है उसमें हम कई बार जाति और समाज को छोड़ के भी
परिणाम देख चुके हैं। सर अभी 5-7 दिन पहले की बात है, कांग्रेस के एक बाड़मेर जिले के वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया था कि जाट, SC ST मुसलमान तीनों एक जहां पर हो जाए उसी की जीत हो जाएगी। तो ये जातीय समीकरण, पहले कहते हैं कि जाति देख कर वोट नहीं देना चाहिए और उम्मीदवार देख के वोट को, फिर ये नेता ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो जाति एक हो जाओ, वो जाति एक हो जाओ। तो क्या जाति के बंधन में बंध कर चुनाव होंगे तो क्या विकास की अपन परिभाषा गढ़ पाएंगे? देखिए, पिछले आज़ादी के बाद से राजनेताओं ने यही किया है जी, आम जन को जातियों में हमेशा बांटने का काम उन लोगों ने किया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी व्यक्ति की या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये हुआ है, ये देखा गया है। और उसी का परिणाम है कि हम विकास में जहाँ होने चाहिए थे शायद आज वहाँ नहीं है जी। और जहाँ तक आम जन की बात है कि उन्हें वोट क्या जाति में बंध के देना चाहिए, तो इसका तो कोई कारण ही नहीं बनता है जी। जातिगत वोट यदि कोई देख के दे रहा है तो बिल्कुल अनुचित ही है जी। यद्यपि ऐसा चल रहा है, बड़ा वोट बैंक जाति के पीछे भी चलता है, लेकिन ये उचित नहीं है। और इस तरीके से जो भी सरकार बनती है वो पर्याप्त विकास नहीं कर सकती और कभी कर भी नहीं पाएगी। चेतन जी, आपने काफी लंबे समय से पत्रकारिता की है और सटीक आप विश्लेषण करते रहे हैं, लेकिन अपन ये भी देखते हैं टिकट वितरण होता है वो जाति का बाहुल्य देखकर ही होता है और फिर बड़े नेता आते हैं और भाषण देते हैं कि जाति के आधार पर वोट लेना, आप उम्मीदवार देख के करिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कथनी और करनी में फर्क ज्यादातर नेताओं के साथ होता है। ये आम जन से कोई छुपी हुई बात नहीं है। नेता कहता क्या है और करता क्या, ये बहुत बार देखा गया है स्पष्ट रूप से कि वो बड़ा उसमें अंतर होता है। तो नेताओं के भाषण की बात पर हम ना जाएं। भाषण में तो हर व्यक्ति जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्होंने ही पहले ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसालें लोगों को दी गई हैं और बाद में पता लगता है उन्हीं पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। तो वो कथनी और करनी अलग अलग होती है। कहने को ये कहते हैं जाति से बंटकर काम मत करिए और उससे परे रहकर आप वोट दीजिए। हाँ, निश्चित बात है कि टिकट वितरण में जातिगत वोट बैंक को भी ध्यान में रखा जाता है और ये एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है और अब तक ये हो भी रहा है। कुछ स्थानों पे हम देख पाए हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जातिगत वोट बैंक से हटके लोगों ने वोटिंग की और कुछ ऐसे परिणाम निकल कर आए, पर बड़े स्तर पर आज भी ये मामला बहुत मायने रखता है। चेतन जी, ये राजनीति कहाँ तक पहुंच गई है कि स्थानीय विधायक को बाड़मेर के कॉलेज के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया, फिर हंगामा हुआ, तो क्या स्थानीय विधायक को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए? इसके पीछे आपका क्या तर्क रहेगा? देखिए, इस बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो उस प्रकरण की जो विवेचना है ना मैंने की, ना मैंने उसकी पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त की है, तो बिना जानकारी कोई बात कहना उचित नहीं है। लोकसभा, आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में और आपके संक्षिप्त विचार किस प्रकार रखेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव एक सांसद हमारे यहाँ चुना जाता है इस क्षेत्र के लिए और वो सांसद केंद्रीय स्तर पर पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यक्ति ऐसा हो जो वाकई में जो अपने निजी स्वार्थ हैं, जो जातिगत जो विचारधाराएं हैं, उन चीज़ों से हटकर और निस्वार्थ होकर स्वच्छंद रूप से काम करे। जनता पैसे को, किसी भी प्रकार के लालच को, जातिगत स्वार्थ को, इन चीज़ों को छोड़कर वोटिंग करे तो शायद ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार को हम लोग जिता पाएंगे। यदि जनता को लगता है कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है तो उसके लिए भी संविधान में नोटा का जो प्रावधान है उसको उपयोग करके लोग अपने वोट की शक्ति को दिखा सकते हैं। जब तक आमजन वोट की सही ताकत को नहीं पहचान रहा है तब तक जो परिस्थितियां, जो विडंबनाएं हम देखते आ रहे हैं कि कई बार आम आदमी बहुत बुरी तरह परेशान हो रहा है, पता लग रहा है कि बहुत बेसिक सी जो समस्या थी उस पर भी कोई उनका जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसका कारण है सही वोटिंग ना होना। और जब तक सही वोटिंग नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होगा। चेतन जी, आपने एक बात कही तो अपन एक नया टॉपिक और इसके साथ जोड़ देते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं, राजनेता वोट मांगने आते हैं, तब इस प्रकार से आते हैं कि वास्तव में ये दान लेने आए हैं और जनता है वो मतदाता है, दानदाता है, और चुनाव जीतने के दूसरे दिन बाद उन राजनेताओं की शक्ल, भाषा, व्यवहार इस प्रकार बदल जाता है कि कई बार तो जनता उनके घर पे जाती है, धक्के देकर गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसी का, जो मैंने अभी कहा कि ये उसी का कारण है कि जब वोटिंग होती है ना तब हम लोग विकास को
सही उम्मीदवार को कई बार नहीं देख के अन्य कारणों को जनता देखती है। ये मेरा निजी है, ये मेरा परिचित है, मेरा तो काम कर ही देगा जी। तो जब हम केवल मेरा काम कर देगा इसलिए हम उसे जितवा दें, तो इस तरीके की जो वोटिंग है जी। या कुछ पैसों के लालच में जग जाहिर है, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पकड़े भी जाते हैं, पैसा बांटे जा रहे हैं वोट के अगेंस्ट में, नोट के बदले वोट दीजिए। इस तरीके की जो घटनाएं जब तक दृष्टिगोचर हो रही है जी। तब तक इस प्रकार के नेता चुन के आते रहेंगे जी। और तब तक जनता को मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ बालोतरा के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक चेतन जी शर्मा, जिन्होंने आज स्पष्ट मुखर होकर बात कही कि आगामी लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई 2024 में होने वाले हैं उन पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में क्या रहेंगे समीकरण और क्या निर्दलीयों की हो रहेगी भूमिका, इस पर और आगे भी इसी चुनावी यात्रा में हम बात करते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, नमस्कार।